नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव में करारी हार होने के बाद महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के इरादे से एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देने लगी है? क्या महाराष्ट्र में अचानक कर्नाटक के चुनाव के बाद एक के बाद एक शहरों में दो समुदायों के बीच में टकराहट और हिंसा की घटनाएं लगातार होने लगी है? हाल ही में कोल्हापुर के अंदर पिछले एक हफ्ते से पूरा कोल्हापुर एक ज्वालामुखी के ऊपर खड़ा है। चंद चार नाबालिग लड़के उनके स्टेटस में औरंगजेब की फोटो होती है, लेकिन हजारों हजार लोग भगवा झंडा हाथ में लिए सड़कों पर अचानक उतर कैसे जाते हैं और फिर जिस प्रकार की हिंसा का अंजाम वो दे देते हैं, ये सारी घटनाएं क्या कहना चाह रही है? और जब एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही हो और इसी बीच फिर देश के कद्दावर वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, देश के केंद्रीय मंत्री रहे शरद पवार को ठीक उसी तरीके की धमकी आती है जैसे दाभोलकर को आई थी, कॉमरेड गोविंद पानसरे को आई थी, गौरी लंकेश को आई थी और कलबुर्गी को आई थी। धमकी एक चेतावनी थी और उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सड़क के किनारे डॉक्टर दाभोलकर, पानसरे, गौरी लंकेश और घर पर जाकर कलबुर्गी की हत्या कर दी जाती है। हमने ये भी देखा है कि कातिल और घटना के पीछे जो मास्टरमाइंड कहते हैं, वहां तक अब तक न पुलिस, न सीबीआई, न विशेष जांच समितियां, किसी को सफलता नहीं मिलती है। यह अलग बात है, पिछले 7-8 वर्षों में महाराष्ट्र की पुलिस ने कई बड़े बड़े हत्याएं और उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन वो हत्यारे हैं, उन तमाम लोगों को वो पकड़ लेती है और उस तमाम षड्यंत्रों को वो उजागर कर देती है। लेकिन दाभोलकर के हत्यारे हो, पानसरे के हो, ये गिरफ्त के बाहर बेशर्मी से न्यायालयों में सीबीआई या सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ जजों के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देते हैं। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा यह है कि क्या बात है अचानक महाराष्ट्र की आबो हवा खराब हो रही है? क्या बात है अचानक महाराष्ट्र के शहरों में सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे हैं? क्या ये तमाम दंगे
हो रहे हैं या फिर एक सोची समझी साजिश के मुताबिक करवाए जा रहे हैं। क्योंकि कोल्हापुर की जो घटना है वो हम सबको चिंता में डालने वाली घटना है। क्योंकि कोल्हापुर के अंदर औरंगजेब का उदय होगा और उधर उत्तर प्रदेश में गोडसे के गौरवगान गाए जाएंगे। ये दो एक्सट्रीम अचानक फिर से कैसे सर उठाने लगे हैं? क्या इसका कोई संबंध आने वाले चुनाव से है? क्योंकि जब एक तरफ सरकारें सर्वसामान्य लोगों के, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, दलित, आदिवासी, गरीब, शहरी, खेत के सवाल हो, इन सवालों को काबू करने में असफल हो जाए, रोजगार निर्माण करने में असफल हो जाए, विकास के वो तमाम दावे खोखले सिद्ध हो जाए, तो फिर आखिरी का जो रास्ता है वो रास्ता यही कि समाज के अंदर धार्मिक उन्माद खड़ा कर दिया जाए और धार्मिक उन्माद के इर्द गिर्द दंगे करवा दिया जाए और फिर उस दंगों से ध्रुवीकरण की राजनीति की जाए और उस ध्रुवीकरण की राजनीति के बदौलत वोटों की खेती की जाए। ये पूरा जो है एक सूत्र दिख रहा है। जब कोल्हापुर जल रहा हो तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी है, जिस प्रकार का बयान या टिप्पणी की वो किसी लोफर या किसी, जिसको कहते हैं कि पान ठेलों पर जो नौजवान इकट्ठा होकर टिप्पणियां करता है औरंगया, तो मतलब ये जो स्टाइल है उप मुख्यमंत्री का, ये स्टाइल बड़ा गंभीर है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि शांति की अपील करने के बजाय अफवाहों पर विश्वास ना रखे, इस प्रकार का आह्वान करने के बजाय अगर पढ़ा लिखा राजनेता, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री इस प्रकार की टिप्पणी करता हो तो मतलब ये है कि सरकार नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में शांति और सौहार्द बनाए रखे। देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी ये इस बात की ओर हमको और आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर और जो देश की और राज्य की जो हालात है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी संकट में घिरते चले जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में लगातार कमी आते जा रही है, ऐसे स्थिति में कहीं भारतीय जनता पार्टी उसका जो पुराना खेल है और पुराना जो रणनीति है कि दंगों के माहौल से सामाजिक ध्रुवीकरण किया जाए और फिर हिंदू असुरक्षित का एक ताना बाना चलाया जाए और उसके बाद चुनाव में उतरा जाए। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी
विकास का जहां तक सवाल है, विकास की बात करने का नैतिक अधिकार अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं रह गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को इस देश के, इस खास करके महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार देने की बात कहने का नैतिक अधिकार अब इस सरकार ने खो दिया है। इस सरकार ने किसानों, खास करके महाराष्ट्र में आत्महत्याएं जिस तरीके से बढ़ते चली जा रही है, तो किसान, चाहे प्याज के किसान हो, चाहे अन्य किसान हो, कपास, अब इन किसानों से खेती की बात करने का नैतिक अधिकार वर्तमान सरकार ने जो है खो दिया है। इसलिए अचानक अगर महाराष्ट्र के एक के बाद एक शहरों में, पहले वर्धा, अकोला, अहमदनगर, नासिक, कोल्हापुर, और उसके बाद शरद पवार को धमकी भरा पत्र कि तुम्हारा भी कर देंगे काम, कहीं ना कहीं दंगाई, सनातनी पत्र लिखने वाले, इनके हौसले बुलंद हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो हमारे पीछे है, और सरकार को ऐसा लग रहा है कि जब तक हवा खराब नहीं होगी जमीनी स्तर पर, तब तक अगला चुनाव भारी पड़ने वाला है। इसलिए महाराष्ट्र एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के चपेट में लाने का एक असफल प्रयास सरकार की ओर से, सरकार में बैठे हुए लोगों की ओर से किया जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में पुरोगामी महाराष्ट्र, प्रगतिशील महाराष्ट्र, साहू, अंबेडकर, फुले, शिवाजी के महाराष्ट्र को फिर दंगों के आग में ना चला जाए, इसकी खबरदारी सबको लेनी होगी, और खास करके पुलिस प्रशासन को चौकन्ना रहना होगा कि महाराष्ट्र में दंगे ना हो। दंगाइयों की शिनाख्त जितने जल्द हो सके करनी चाहिए, और कानून का राज महाराष्ट्र में किसी भी सूरत में कमजोर ना पड़े, और इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी एक समाज टारगेट हो रहा है या टारगेट किया जा रहा है, इस प्रकार की कार्रवाई भी ना हो। उम्मीद करते हैं कि शरद पवार को जिन्होंने भी धमकी दी है उसको जल्द से जल्द महाराष्ट्र पुलिस गिरफ्तार करेगी, और उसके पीछे कौन लोग हैं, किन का दिमाग चल रहा है, वहां तक पहुंचेगी। हो सकता है कि ये तमाम लोगों के सूत्र दाभोलकर और कॉमरेड पानसरे की हत्या तक जाते हैं, हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।